आज हम चित्रालेख के बारे में सीखेंगे। आपने समाचार पत्रों या टीवी में आंकड़ों यानी डेटा को किसी चित्र, वस्तु या वस्तु के भाग के रूप में निरूपित किया हुआ अवश्य देखा होगा। आंकड़ों का यह निरूपण एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ कहलाता है। जैसे इस चित्रालेख में भारत में 3 वर्षों में पेट्रोल की खपत दर्शाई गई है। इसी तरह भारत में वर्ष 2017-18 में फसलों का अनुमानित यानी एस्टिमेटेड उत्पादन कैसा रहा, इसकी जानकारी इस चित्रालेख से मिलती है। इसी तरह यहाँ दर्शाया गया चित्रालेख किसी गांव में टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या प्रदर्शित करता है। यह समाचार के चैनल देखने वालों की संख्या 3 चित्रों से निरूपित की गई है। चूंकि यहाँ एक चित्र का मान 100 दर्शक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव में समाचार देखने वालों की संख्या 3 गुना 100 दर्शक बराबर 300 दर्शक है। मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या निरूपित करने के लिए 5 पूर्ण चित्र बनाए गए हैं और एक आधा चित्र बनाया गया है। चूंकि एक पूर्ण चित्र का मान 100 दर्शक है, इसलिए हम आधे चित्र का मान 100 का आधा यानी 50 दर्शक ले सकते हैं। इस तरह से मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या होगी 5 गुना 100 दर्शक धन 50 दर्शक बराबर 550 दर्शक। इस तरह क्या आप बता पाएंगे कि विज्ञान के चैनल देखने वालों की संख्या क्या होगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह होगी 4 गुना 100 दर्शक बराबर 400 दर्शक। इसी तरह खेल के चैनल देखने वालों की संख्या है 450 दर्शक। चित्रालेख से केवल देखकर ही सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ सबसे अधिक चित्र मनोरंजन की पंक्ति में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी चैनलों में मनोरंजन के चैनल देखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान और खेल के चैनल देखने वालों की संख्या में अंतर आधे चित्र से निरूपित होता है, जो 50 दर्शकों को निरूपित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि मनोरंजन और खेल के चैनल देखने वालों की कुल संख्या क्या है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ मनोरंजन और खेल के चैनल देखने वालों के लिए कुल 9 पूर्ण चित्र और 2 आधे चित्र यानी कुल 10 चित्र बनाए गए हैं। इस तरह से इन चैनलों को देखने वालों की कुल संख्या होगी 10 गुना 100 दर्शक बराबर 1000 दर्शक। इस तरह आप दर्शाए गए सवालों को स्वयं हल कीजिए। सबसे कम कौन सा चैनल देखा जाता है? कारण दीजिए। मनोरंजन के चैनल तथा खेल के चैनल देखने वालों की संख्या में अंतर क्या है? गांव में कुल कितने दर्शक हैं? अब आपको चित्रालेख की समझ बन गई होगी। आज हमने चित्रालेख के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ मजेदार उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। आज हम चित्रालेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। रवि के परिवार का विभिन्न मदों में होने वाला मासिक व्यय निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। इसे चित्रालेख के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए दी गई जानकारी से चित्रालेख खींचे। यहाँ हमें एक संकेत यानी सिंबल का उचित मान लेना होगा ताकि हम सभी संख्याओं को सही रूप से दर्शा पाए। यदि हम एक संकेत का मान 500 लेते हैं तो इससे हमें सभी संख्याओं को दर्शाने में आसानी होगी। मकान का किराया 3500 रुपए है। चूंकि एक चित्र का मान 500 है, इसलिए 3500 दर्शाने के लिए हमें 3500 विभाजित 500 बराबर 7 चित्र बनाने होंगे, जो हम इस प्रकार बनाएंगे। इसी तरह भोजन पर 3000 रुपए व्यय किया गया है, इसलिए इसे हम 3000 विभाजित 500 बराबर 6 चित्र बनाकर निरूपित करेंगे। क्या अब आप बता पाएंगे कि बिजली पर हुए व्यय को कैसे निरूपित किया जा सकता है?
सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हमें 1250 विभाजित 500 बराबर 2 और 1/2 चित्र बनाने होंगे। इसी तरह शिक्षा के लिए हमें 2500 विभाजित 500 बराबर 5 चित्र तथा अन्य के लिए हमें 1500 विभाजित 500 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। अगला उदाहरण, किसी स्कूल के छात्रों को अपने मनपसंद क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया और प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख के रूप में निरूपित किया गया। चित्रालेख को पढ़कर पूछे गए सवालों के उत्तर दीजिए। चित्रालेख में एक चित्र का मान क्या है? चित्रलेख में एक चित्र का मान 5 छात्र है। यदि एक चित्र का मान 10 रखा जाए तो उन छात्रों की संख्या जिन्हें संगीत सुनना पसंद है कैसे निरूपित की जाएगी? चूंकि चित्र का मान 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत 6 गुना 5 बराबर 30 छात्रों को पसंद है। यदि एक चित्र का मान 10 लिया जाए तो हमें 30 विभाजित 10 बराबर 3 चित्र बनाने होंगे। छात्रों को कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक पसंद है? चित्रलेख देखकर हमें ज्ञात होता है कि छात्रों को टीवी देखना सबसे अधिक पसंद है। यदि उन छात्रों की संख्या को जोड़ा जाए जिन्हें घूमना पसंद है और जिन्हें खेलना पसंद है तो यह योग क्या होगा? यह घूमने जाना 4 गुना 5 छात्र बराबर 20 छात्रों को पसंद है, जबकि खेलना 6 गुना 5 छात्र बराबर 30 छात्रों को पसंद है। इनका योग 20 छात्र धन 30 छात्र बराबर 50 छात्र है। अब आप दिए गए चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं ज्ञात कीजिए। इस तरह आप ज्ञात कीजिए कि आपकी कक्षा के छात्रों का जन्मदिन कौन से महीनों में आता है और प्राप्त जानकारी को चित्रालेख में निरूपित कीजिए। तो आज हमने चित्रालेख से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखे। आज हम सीखेंगे द्विदंड आलेख। चलिए आज एक दिलचस्प उदाहरण की सहायता से द्विदंड आलेख की समझ बनाएं। किसी स्कूल में विभिन्न वर्षों में कक्षा 8वीं में प्रवेश लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या इस सारणी में प्रस्तुत की गई है। क्या हम इन आंकड़ों को दंड आलेख यानी बार ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम लड़कों और लड़कियों की संख्या के लिए अलग अलग दंड आलेख खींच सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हमें संयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जैसे हमें यह ज्ञात करना कठिन होगा कि कौन से वर्ष में लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था। कौन से वर्ष कक्षा 8वीं की कुल संख्या सबसे अधिक थी, यह ज्ञात करना भी कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हम द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ खींचते हैं। इससे हम एक ही आलेख पर आंकड़ों के 2 समूहों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करते हैं। युग्म में एक दंड आंकड़ों के एक समूह को तथा दूसरा दंड आंकड़ों के दूसरे समूह को निरूपित करता है। चलिए जानते हैं कि दिए गए आंकड़ों के लिए यह द्विदंड आलेख कैसे खींचा गया। कागज पर हम 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे। x अक्ष पर वर्ष तथा y अक्ष पर कक्षा 8वीं में छात्रों की संख्या लेंगे। हमारी सुविधा के लिए हम एक सुविधाजनक पैमाना चुनेंगे। जैसे यहाँ हम 1 इकाई बराबर 20 छात्र ले सकते हैं। पैमाने के अनुसार हम y अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे।
लड़कों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का तथा लड़कियों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का दंड लेंगे। अब हम आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करेंगे। 2007 में कक्षा 8वीं में 60 लड़के और 80 लड़कियां थी। यह दर्शाने के लिए हम लड़कों की संख्या निरूपित करने वाला दंड संख्या 60 तक खींचेंगे और उसी के साथ लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाला दंड संख्या 80 तक खींचेंगे। इसी तरह हम सभी वर्षों के आंकड़ों को द्विदंड आलेख के रूप में निरूपित करेंगे। ध्यान रहे, हम दंडों की चौड़ाई समान रखेंगे तथा दंडों के युग्मों के बीच दूरी भी समान रखेंगे। इस प्रकार हमें एक द्विदंड आलेख प्राप्त होगा। अब अगर हमें ज्ञात करना होगा कि कौन से वर्ष लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था, तो दंडों की लंबाइयों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि 2007 में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर सबसे अधिक था। इसी तरह हम अलग अलग सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक द्विदंड आलेख में दो अलग अलग प्रकार के एक दूसरे से संबंधित आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में दर्शाया जाता है ताकि आंकड़ों के दो समूहों की तुलना की जा सके। दोनों आंकड़ों के लिए एक ही पैमाने यानी स्केल का प्रयोग किया जाता है। दंड आलेख की तरह द्विदंड आलेख भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचा जा सकता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने सीखा द्विदंड आलेख क्या है तथा इसे कैसे खींचा जाता है। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे द्विदंड आलेख से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। दर्शाए गए द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ में भारत में विभिन्न वर्षों में चावल और गेहूं का उत्पादन कैसा रहा, इसकी जानकारी निरूपित की गई है। द्विदंड आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। कौन से वर्ष में चावल का उत्पादन सबसे अधिक रहा? यहाँ नीले दंड से चावल का उत्पादन निरूपित किया गया है। सबसे अधिक लंबाई वाला नीला दंड वर्ष 2015-16 के लिए बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2015-16 में हुआ है। वर्ष 2013-14 में चावल और गेहूं के उत्पादन में क्या अंतर रहा? हम देखते हैं कि वर्ष 2013-14 में चावल का उत्पादन 107 मिलियन टन तथा गेहूं का उत्पादन 96 मिलियन टन है। दोनों के उत्पादन में 107 ऋण 96 मिलियन टन यानी 11 मिलियन टन का अंतर है। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में गेहूं का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? हम देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन 2014-15 में 87 मिलियन टन तथा 2015-16 में 92 मिलियन टन है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बराबर 92 मिलियन टन ऋण 87 मिलियन टन बराबर 5 मिलियन टन है। चूंकि हम वृद्धि 2014-15 के उत्पादन की तुलना में प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम 2014-15 के उत्पादन को आधार मानेंगे और वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। इस तरह से प्रतिशत वृद्धि बराबर 5 मिलियन टन बटे 87 मिलियन टन गुणा 100% बराबर 5.75% है। इसलिए 2014-15 की तुलना में 2015-16 में गेहूं का उत्पादन 5.75% बढ़ा।
चलिए अगला उदाहरण देखें। दिनेश और रमेश की दुकानों का प्रदर्शन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित आंकड़े इकट्ठा किए गए। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दर्शाए गए आंकड़ों को द्विदंड आलेख पर निरूपित कीजिए। चलिए हम दिए गए आंकड़ों को क्षैतिज रूप से द्विदंड आलेख खींचकर दर्शाएं। पहले हम कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे। एक्स अक्ष पर महीनों के नाम तथा वाई अक्ष पर लाभ लाख रुपयों में लेंगे। हमारी सुविधा के लिए हम एक सुविधाजनक पैमाना चुनेंगे। जैसे यहाँ हम 1 इकाई बराबर 2 लाख रुपए ले सकते हैं। पैमाने के अनुसार हम वाई अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे। दिनेश की दुकान का लाभ दर्शाने के लिए हम इस प्रकार का और रमेश की दुकान का लाभ दर्शाने के लिए इस प्रकार का दंड लेंगे। अब हम आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करेंगे। जनवरी महीने में दिनेश की दुकान का लाभ 5 लाख रुपए है, इसलिए हम वाई अक्ष की संख्या 5 तक दंड खींचेंगे। इसी महीने रमेश की दुकान का लाभ 8 लाख रुपए है, जिसे हम वाई अक्ष की संख्या 8 तक दंड खींचकर दर्शाएंगे। इसी तरह हम सभी महीनों के आंकड़ों को निरूपित करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ दंडों की चौड़ाई समान रखी गई है तथा दंडों के युग्मों के बीच दूरी भी समान रखी गई है। इस तरह हमने एक द्विदंड आलेख खींच लिया है। अब आप स्वयं अपनी पिछली 2 परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के लिए एक द्विदंड आलेख खींच सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के अंकों को देखकर ज्ञात कीजिए गणित में कौन सी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर आप अपने गणित के प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप बता पाएंगे कि आपको कौन से विषय की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है? आज हमने देखे द्विदंड आलेख से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में हम द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां। गलती 1, एक बच्चे ने यह द्विदंड आलेख यानी डबल पैराग्राफ खींचा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या सूचना दी गई है? सोचिए सोचिए। इस द्विदंड आलेख में कौन से रंग का दंड क्या निरूपित करता है, यह नहीं दर्शाया गया है। इसके कारण इस द्विदंड आलेख से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। ध्यान रहे, द्विदंड खींचते समय दंड क्या निरूपित करते हैं यह दिखाना आवश्यक है। जैसे यहाँ यह दिखाना आवश्यक है कि हरा दंड लड़कियों की संख्या को निरूपित करता है और नीला दंड लड़कों की संख्या को निरूपित करता है। गलती 2, कुछ बच्चों को द्विदंड आलेख में क्या सूचना दी है यह ज्ञात करने में कठिनाई होती है। जैसे यदि उनसे पूछा जाए कि दर्शाए गए द्विदंड आलेख में क्या दर्शाया गया है, तो वे इसका जवाब नहीं दे पाते। किसी द्विदंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है यह ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया है यह देखना आवश्यक है। साथ ही में दंडों के युग्म में प्रत्येक दंड क्या निरूपित करता है यह भी समझना आवश्यक है। यहाँ एक्स अक्ष पर कक्षाएं दर्शाई गई है और वाई अक्ष पर छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। यहाँ हरा दंड लड़कियों की संख्या और नीला दंड लड़कों की संख्या दर्शाता है। इस समझ के साथ
हम कह सकते हैं कि दर्शाए गए द्विदंड आलेख में 6 से 10 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। तो आज हमने द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। उम्मीद है अब आपको द्विदंड आलेख खींचना और इससे सूचना प्राप्त करना अच्छे से आ गया होगा। आज हमने देखी द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां। आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। दिशा ने अपनी कॉलोनी में रहने वाले 40 व्यक्तियों की आयु ज्ञात की, जिससे उसे इस प्रकार संख्याएं प्राप्त हुई। वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए एकत्रित किए गए संख्याओं के ऐसे संग्रह आंकड़े यानी डेटा कहलाते हैं। यहाँ प्रत्येक संख्या एक प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन है। इन आंकड़ों से सूचना जैसे कितने लोगों की आयु 25 के ऊपर है ज्ञात करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से संगठित यानी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाकर। लेकिन यहाँ ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या बहुत बड़ी है और प्रत्येक प्रेक्षण को सारणी में दर्शाएंगे तो सारणी बहुत लंबी होगी। ऐसी स्थिति में हम प्रेक्षणों को विभिन्न समूहों में संगठित करते हैं। चूंकि यहाँ सबसे छोटा प्रेक्षण 5 है और सबसे बड़ा प्रेक्षण 68 है, यानी आंकड़ों का परिसर 5 से 68 तक है। इसलिए यहाँ हम प्रेक्षणों के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि इस प्रकार समूह यानी ग्रुप बनाएंगे। प्रत्येक समूह को हम एक वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल या संक्षेप में वर्ग यानी क्लास कहते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल की एक निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट और ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट होती है। जैसे 0 से 10 में 0 निम्न वर्ग सीमा और 10 उच्च वर्ग सीमा है। किसी वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा को घटाकर हमें इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात होता है, जो उस वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी विड्थ या माप यानी साइज दर्शाता है। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 की चौड़ाई या माप है 10 ऋण 0 बराबर 10। इसी तरह वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप भी होगी 30 ऋण 20 बराबर 10। इसी तरह यहाँ सभी वर्ग अंतरालों की माप 10 है। अब हम संख्याओं को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी में प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ प्रेक्षण 5 वर्ग अंतराल 0 से 10 में सम्मिलित है, इसलिए हम 0 से 10 की पंक्ति में एक मिलान चिन्ह बनाकर इसे सारणी में प्रस्तुत करेंगे। अब चलिए प्रेक्षण 10 की बात करते हैं। हम देखते हैं कि 10 वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 से 20 दोनों में सम्मिलित है, लेकिन एक प्रेक्षण केवल एक ही वर्ग अंतराल में सम्मिलित हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षणों को उच्चतर वर्ग अंतराल में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे यहाँ हम 10 को उच्चतर वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित करेंगे और इसके लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो बताइए प्रेक्षण 40 कौन से वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह वर्ग अंतराल 40 से 50 में सम्मिलित होगा, 30 से 40 में नहीं। इसलिए हम 40 को प्रस्तुत करने के लिए वर्ग अंतराल
40 से 50 में मिलान चिन्ह बनाएंगे। इसी तरह हम सभी आंकड़ों को मिलान चिन्हों के प्रयोग से सारणी में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ देखिए, वर्ग अंतराल 0 से 10 के लिए 2 मिलान चिन्ह बनाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपको क्या ज्ञात होता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ये 2 मिलान चिन्ह प्रेक्षण 5 और प्रेक्षण 8 को दर्शाते हैं। इस तरह से यहाँ संख्या 2 वर्ग अंतराल 0 से 10 में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या बताती है। यानी कि ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 0 और 10 के बीच है। इसे हम वर्ग अंतराल 0 से 10 की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आप इस प्रकार से इन सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता का योग 40 है, जो कि प्रेक्षणों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार यह सारणी पूर्ण हुई। यह एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। चूंकि हमने प्रस्तुत आंकड़ों को वर्गीकृत किया है, इसलिए अब इन्हें हम वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डेटा कहते हैं और प्राप्त बंटन को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस सारणी से हम इस प्रकार आलेख खींच सकते हैं। इस आलेख में क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया गया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि। इसी तरह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या दर्शाई है। इसे दर्शाने के लिए 1 इकाई बराबर 2 व्यक्ति यह पैमाना यानी स्केल लिया गया है। किसी वर्ग अंतराल पर खींचे गए आयत या दंड की लंबाई हमें बताती है कि उस वर्ग अंतराल में कितने प्रेक्षण आते हैं। किसी वर्ग अंतराल में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग अंतराल की बारंबारता कहलाती है। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता 6 है। बारंबारता दर्शाने के लिए खींचे गए दंडों की चौड़ाई समान है एवं निकट के 2 दंडों में कोई भी रिक्तता या दूरी नहीं है। आंकड़ों के इस प्रकार निरूपण को एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहा जाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे। तो आज हमने सीखा आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। नृत्य प्रतियोगिता में 38 प्रतियोगियों का 50 में से स्कोर निम्नलिखित है। इन्हें एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रस्तुत कीजिए एवं वर्गीकृत आंकड़ों यानी ग्रुप्ड डेटा को आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम द्वारा निरूपित कीजिए। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हम 3 स्तंभ बनाएंगे। पहले स्तंभ में स्कोर के वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दर्शाएंगे। दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्ह यानी टेलीमार्क्स और तीसरे स्तंभ में प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे जो वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दर्शाएगी। अब हम वर्ग अंतराल चुनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमें वर्ग अंतराल क्या लेना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन 21 है तथा सबसे बड़ा प्रेक्षण 48 है। इसलिए हमें वर्ग अंतराल
इस प्रकार बनाने होंगे कि हम इन संख्याओं को प्रस्तुत कर पाए। जैसे यहाँ हम इस प्रकार वर्ग अंतराल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ग माप यानी क्लास साइज समान है। आप इस प्रकार भी वर्ग अंतराल बना सकते हैं, लेकिन पहली स्थिति से हमें अधिक स्पष्ट रूप से सूचना प्राप्त हो सकती है। फिर हम एक एक करके स्कोर देखते जाएंगे और उसे उचित वर्ग अंतराल में मिलान चिन्ह के प्रयोग से प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ 25 इन दो वर्ग अंतरालों में सम्मिलित है। ध्यान रहे, उभयनिष्ठ प्रेक्षण हमेशा उच्चतर वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा। इसलिए 25 को हम वर्ग अंतराल 25 से 30 में निरूपित करेंगे। इस प्रकार हम सभी संख्याओं के लिए मिलान चिन्ह बना लेंगे। इसके बाद हम मिलान चिन्हों की गिनती करेंगे, जिससे हमें वर्ग अंतराल की बारंबारता ज्ञात होगी। इसे हम तीसरे स्तंभ में अंकित करेंगे। इस प्रकार हमने बारंबारता बंटन सारणी बना ली है। चलिए अब बारंबारता बंटन सारणी की सहायता से एक आयत चित्र खींचते हैं। कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर स्कोर दर्शाएंगे। यहाँ हम इस प्रकार निकुंज यानी किंक का चिन्ह बनाकर यह दर्शाते हैं कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं नहीं दर्शा रहे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट और निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट में अंतर, यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी विड्थ या माप यानी साइज समान है। इसलिए हम क्षैतिज अक्ष पर समान दूरी रखते हुए वर्ग अंतराल अंकित करेंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 2 प्रतियोगी पैमाना लेकर y अक्ष पर बारंबारता यानी प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे। बारंबारता बंटन सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। इसलिए हम y अक्ष पर प्रतियोगियों की संख्या इससे 1 इकाई अधिक यानी कि 12 पर समाप्त कर सकते हैं। अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता दंडों की लंबाई के रूप में दर्शाएंगे। जैसे वर्ग अंतराल 20 से 25 की बारंबारता दर्शाने के लिए एक दंड खींचेंगे, जिसकी लंबाई से 7 प्रतियोगियों को निरूपित करेंगे। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाएंगे। ध्यान रहे, दंडों की चौड़ाई हम समान रखेंगे तथा दंडों के बीच कोई भी दूरी नहीं रखेंगे। इससे हमें आयत चित्र प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, दर्शाए गए आयत चित्र को पढ़कर ज्ञात कीजिए। यह आयत चित्र क्या सूचना प्रदर्शित करता है? दर्शाए गए आयत चित्र में कक्षा 8वीं के कितने विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, यह दर्शाया गया है। 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 वर्ग अंतराल 4 से 6 और 6 से 8 उन विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं जो 4 घंटों से अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं। वर्ग अंतराल 4 से 6 और इसकी लंबाई को देखकर पता चलता है कि ऐसे 20 विद्यार्थी हैं जो 4 या इससे अधिक लेकिन 6 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं। इसी तरह वर्ग अंतराल 6 से 8 और इसकी लंबाई से पता चलता है कि ऐसे 5 विद्यार्थी हैं जो 6 या इससे अधिक लेकिन 8 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20-5 बराबर 25 है। तो आज हमने आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां देखेंगे।
आज हम देखेंगे आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से जुड़ी मिथ्या धारणा और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1। दर्शाई गई बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन 30 कौन से वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल में सम्मिलित होगा। बारंबारता बंटन सारणी में बच्चे उन प्रेक्षणों को जो उभयनिष्ठ नहीं हैं आसानी से वर्गीकृत करते हैं, लेकिन जब उनके सामने एक ऐसा प्रेक्षण आता है जो 2 वर्ग अंतरालों में उभयनिष्ठ है तो वे इसे वर्गीकृत नहीं कर पाते। जैसे यहाँ अगर 30 को वर्गीकृत करना है तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि इसे वर्ग अंतराल 20 से 30 में रखें या 30 से 40 में। ऐसे में कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि इसे छोटे वर्ग अंतराल में रखा जाता है, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं जो कि एक गलत जवाब है। इस स्थिति से बचने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षणों को उच्चतर वर्ग अंतराल यानी अपर क्लास इंटरवल में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे यहाँ हम 30 को उच्चतर वर्ग अंतराल 30 से 40 में रखेंगे, न कि 20 से 30 में। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। गलती 1। अगर बच्चों को पूछा जाए कि दिए गए प्रेक्षणों में 2 की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए, तो कुछ बच्चे बारंबारता के अर्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। प्रेक्षणों के समूह में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेक्षण 2 दिए गए संख्याओं के समूह में कुल 6 बार आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 की बारंबारता 6 है। तो आज हमने देखी आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से जुड़ी मिथ्या धारणा और साधारण गलती। आज हम पाई चार्ट के बारे में सीखेंगे। चलिए एक दिलचस्प उदाहरण से पाई चार्ट की समझ बनाएं। मीना ने अपने घर के आंगन में फूलों के कुछ पौधे लगाए हैं। प्रतिदिन वह फूल इकट्ठा करती है। आज उसने चमेली, गेंदा और गुलाब के फूल इकट्ठा किए हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार है। चलिए इस जानकारी को एक मजेदार रूप में निरूपित करें। यहाँ फूलों की कुल संख्या 30 धन 20 धन 10 बराबर 60 है। यहाँ चमेली के फूलों की संख्या 30 है, जो कि कुल संख्या का 30/60 यानी कि 1/2 भाग है। इसी तरह गेंदे के फूलों की संख्या कुल संख्या का 20/60 भाग यानी कि 1/3 भाग है, और गुलाब के फूलों की संख्या कुल संख्या का 10/60 भाग यानी 1/6 भाग है। हम एक संपूर्ण वृत्त का मान 60 फूल मानेंगे। चूंकि एक संपूर्ण वृत्त का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 फूलों को 360 डिग्री का केंद्रीय कोण निरूपित करता है। चमेली के फूलों की संख्या संपूर्ण 60 फूलों का 1/2 भाग है। यह संख्या हम एक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर से निरूपित करेंगे, जिसका केंद्रीय कोण 1/2 गुणा 360 डिग्री बराबर 180 डिग्री है, यानी आधा वृत्त है। इसी तरह गेंदे के फूलों का भाग 1/3 गुणा 360 डिग्री बराबर 120 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड बनाकर, तथा गुलाब के फूलों का भाग
1/6 गुणा 360 डिग्री बराबर 60 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड बनाकर निरूपित किया जा सकता है। यहाँ हमने वृत्त के विभिन्न त्रिज्यखंडों यानी सेक्टर्स के रूप में कुल फूलों की संख्या का विभाजन निरूपित किया है। ऐसा निरूपण जिसमें आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्यखंडों द्वारा दर्शाया जाता है एक पाई चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट हमें एक संपूर्ण का उसके भाग से संबंध बताता है। जैसे यहाँ चमेली के 30 फूलों की कुल संख्या 60 का आधा है। इसी तरह गुलाब के 10 फूलों की कुल संख्या 60 का 1/6 भाग है और गेंदे के 20 फूलों की कुल संख्या का 1/3 भाग है। इसी के साथ पाई चार्ट हमें विभिन्न भागों में तुलना करने के लिए भी सहायता करता है। जैसे त्रिज्यखंडों के माप देखकर यह कहा जा सकता है कि गुलाब के फूलों की संख्या के तुलना में गेंदे के फूलों की संख्या 2 गुनी और चमेली के फूलों की संख्या 3 गुनी है। पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ चमेली के फूलों की संख्या को निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण चमेली के फूलों की संख्या के समानुपात में है। इस तरह से कुल संख्या निश्चित हो और यदि चमेली के फूलों की संख्या में वृद्धि होती है तो संगत त्रिज्यखंड के माप में भी वृद्धि होगी। या इसके विपरीत यदि चमेली के फूलों की संख्या कम होती है तो संगत त्रिज्यखंड का माप भी कम होगा। जरा सोचिए, क्या हम विभिन्न केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए एक एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। हम जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 फूलों को 360 डिग्री का केंद्रीय कोण निरूपित करता है। इस तरह से एक फूल को 360 डिग्री बटे 60 बराबर 6 डिग्री के केंद्रीय कोण से निरूपित किया जा सकता है। अब चमेली के फूलों की संख्या 30 है, इसलिए इस संख्या को हम 30 गुणा 6 डिग्री बराबर 180 डिग्री से निरूपित कर सकते हैं। इसी तरह आप एक एक विधि के प्रयोग से विभिन्न केंद्रीय कोण प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने पाई चार्ट बनाना सीखा। अगले वीडियो में हम पाई चार्ट के कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। मोहित के गांव के पास एक चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के 720 पशु है, जिनकी संख्या का विवरण दर्शाए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे कम संख्या कौन से पशु की है? हम जानते हैं कि पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से जितना बड़ा केंद्रीय कोण उतनी अधिक उसके द्वारा निरूपित की गई संख्या होती है, या जितना छोटा केंद्रीय कोण उतनी कम उसके द्वारा निरूपित की गई संख्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे छोटा केंद्रीय कोण 20 डिग्री है, जो बाघों की संख्या को निरूपित करता है। हम कह सकते हैं कि चिड़ियाघर में बाघों की संख्या सबसे कम है। ज्ञात कीजिए चिड़ियाघर में कितने हाथी हैं? यहाँ 360 डिग्री के केंद्रीय कोण से कुल 720 पशुओं को निरूपित किया गया है। इस तरह से 1 डिग्री के केंद्रीय कोण से 720 बटे
360 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है। चूंकि हाथियों की संख्या 40 डिग्री से निरूपित की गई है, इसलिए 40 डिग्री के केंद्रीय कोण से 80 हाथी निरूपित किए गए हैं। इसलिए चिड़ियाघर में 80 हाथी है। ज्ञात कीजिए हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर क्या है। हम जानते हैं कि पाई चार्ट में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। इस तरह से हिरणों और रेंगने वाले जीवों को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोणों में अंतर हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में अंतर के समानुपाती होगा। यहाँ दोनों के केंद्रीय कोणों में अंतर 20 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री के केंद्रीय कोण से 720/360 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है, इसलिए 20 डिग्री के केंद्रीय कोण से 40 पशुओं को निरूपित किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिरणों और रेंगने वाले जीवों की संख्या में 40 पशुओं का अंतर है। अगला उदाहरण, एक वर्ष में अंकुर की दुकान से बेची गई विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। क्या आप इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। हमें पाई चार्ट खींचने के लिए प्रत्येक वस्तु के बिक्री का केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम सभी बेची हुई वस्तुओं की संख्याओं का योग करेंगे। 288 इसे हम संपूर्ण मानेंगे, इसलिए पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण संख्या 288 को निरूपित करेगा। अब चलिए प्रत्येक वस्तु की संख्या को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण ज्ञात करें। टीवी की संख्या संपूर्ण का 48/288 भाग है, यानी कि 1/6 भाग है। इसलिए इसे निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण भी 360 डिग्री का 1/6 भाग होगा, यानी कि 60 डिग्री। तो बताइए फ्रिज की संख्या निरूपित करने के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि फ्रिज की संख्या संपूर्ण का 24/288 भाग है, यानी कि 1/12 भाग है, इसलिए इसे निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण भी 360 डिग्री का 1/12 भाग होगा, यानी कि 30 डिग्री होगा। इसी तरह हम अन्य केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं और सारणी बनाते हैं। अब हम इन आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाएंगे। इस प्रकार हमने पाई चार्ट खींच लिया है। तो आज हमने देखे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती। आज हम देखेंगे पाई चार्ट से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती। मिथ्या धारणा 1, अमित की कमाई 24,000 रुपए है तथा समीर की कमाई 15,000 रुपए है। वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा व्यय करते हैं तथा कुछ हिस्सा बचाते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में सबसे अधिक धनराशि कौन बचाता है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। यहाँ अमित कितनी धनराशि बचाता है, इसे 60 डिग्री के कोण से, और समीर कितनी धनराशि बचाता है, इसे 90 डिग्री के कोण से निरूपित किया गया है। कुछ बच्चे कोणों की तुलना करके यह सोचते हैं कि समीर अमित से अधिक धनराशि बचाता है। इस समझ से वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि गलत जवाब है। वे पाई चार्ट को संपूर्ण और उसके भागों के रूप में नहीं देखते हैं। यहाँ कुल कमाई संपूर्ण वृत्त यानी होल सर्कल से निरूपित की गई है। इस तरह से अमित द्वारा
की जाने वाली बचत को निरूपित करने वाला कोण संपूर्ण वृत्त का 60 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 1/6 भाग है। चूंकि पाई चार्ट में त्रिज्य खंड यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ अमित द्वारा की जाने वाली बचत उसकी कमाई का 1/6 भाग है, यानी कि अमित द्वारा की जाने वाली बचत 1/6 गुणा 24,000 रुपए बराबर 4,000 रुपए है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि समीर द्वारा की जाने वाली बचत कितनी होगी? वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। समीर द्वारा की जाने वाली बचत बटे समीर की कमाई बराबर 90 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 1/4। इस तरह से समीर द्वारा की जाने वाली बचत है 1/4 गुणा 15,000 रुपए बराबर 3,750 रुपए। तो बताइए दोनों में से कौन सबसे अधिक धनराशि बचाता है? बिल्कुल सही, अमित दोनों में से अधिक धनराशि बचाता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। मनदीप की कक्षा में 40 छात्र पढ़ते हैं। बीमारियों के चलते किसी दिन कक्षा में 5% छात्र नहीं आ पाए। यदि हमें उपस्थित और अनुपस्थित छात्रों की संख्या को पाई चार्ट में निरूपित करना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि पाई चार्ट में अनुपस्थित छात्रों की संख्या को निरूपित करने के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? कुछ बच्चे सवाल में क्या जानकारी दी गई है इसे समझ नहीं पाते। वे अनुपस्थित छात्रों की संख्या 5 लेते हैं और इसे निरूपित करने के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 5/40 गुणा 360 डिग्री बराबर 45 डिग्री प्राप्त करते हैं। वे दिए सवाल का ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ हमें अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिशत में दी गई है। 5% का अर्थ है प्रत्येक 100 छात्रों में 5 छात्र अनुपस्थित है। इस तरह से 40 छात्रों में से 5/100 गुणा 40 बराबर 2 छात्र अनुपस्थित है। यदि हम छात्रों की कुल संख्या 40 को एक संपूर्ण वृत्त से निरूपित करते हैं तो 2 छात्रों को निरूपित करने के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण होगा 2/40 गुणा 360 डिग्री बराबर 18 डिग्री। इसलिए यहाँ सही जवाब ऑप्शन 1 है। अब चलिए देखें पाई चार्ट बनाते समय की जाने वाली एक गलती। बच्चे पाई चार्ट बनाते समय विभिन्न त्रिज्य खंडों द्वारा क्या सूचना निरूपित की जा रही है इसे दर्शाना भूल जाते हैं। इस गलती के कारण त्रिज्य खंड क्या निरूपित करता है यह ज्ञात नहीं किया जा सकता और इससे सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए पाई चार्ट के सभी त्रिज्य खंडों पर उनके द्वारा निरूपित सूचना को लिखना आवश्यक है। तो आज हमने देखी पाई चार्ट से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक गलती। आज हम संयोग और प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। आपको जीतने के लिए सिर्फ 3 स्थान चलना है और पासा फेंकने की बारी आपकी है। यदि आप पासा फेंकेंगे तो क्या आपको संख्या 3 प्राप्त होगी? सोचिए सोचिए। आप निश्चित रूप से यह बता नहीं सकते कि आपको संख्या 3 प्राप्त होगी या नहीं, लेकिन 3 प्राप्त होने की संभावना, पॉसिबिलिटी या संयोग, चांस अवश्य है। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में 3 प्राप्त होने की संभावना कितनी है? सोचिए सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। पासे को फेंकना एक ऐसा प्रयोग है जिसका परिणाम आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है। हम कहते हैं कि पासे को फेंकने के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 6 है, लेकिन हमें 3 प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ वांछित परिणामों की संख्या यानी अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी 6 परिणामों में अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। इसी को हम कहते हैं कि अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 यानी 1/6 है। प्रायिकता को और अच्छे से जानने के लिए चलिए इसके संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाले कुछ पदों को समझें। ऐसा प्रयोग जिसमें एक से अधिक परिणाम संभव हो तथा परिणाम की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, एक यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या आप यादृच्छिक प्रयोग का कोई उदाहरण दे पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। एक सिक्के को उछालना, कैंडी के डिब्बे में से बिना देखे एक कैंडी निकालना इत्यादि सभी यादृच्छ प्रयोग है। क्या हम कह सकते हैं कि मिठाई को चखकर देखना कि वह मीठी है या नहीं, या पत्थर को कुछ ऊंचाई से गिराना और देखना कि वह भूमि तल से टकराता है या नहीं, ये सभी यादृच्छ प्रयोग है? सोचिए। एक मिठाई हमेशा मीठी ही होगी। इसी तरह कोई भी चीज कुछ ऊंचाई से गिराने पर वह भूमि तल पर ही आती है, यानी कि ऐसे प्रयोगों के परिणाम हमें पहले से पता होते हैं, इसलिए हम इन्हें यादृच्छ प्रयोग नहीं कह सकते। अब जरा सोचिए, यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित प्राप्त होने की संभावना अधिक होगी या पट प्राप्त होने की? एक सिक्के को उछालने पर चित ऊपर आने की उतनी ही संभावना है जितनी कि पट ऊपर आने की। ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं कि परिणाम समसंभावित या समप्रायिक इक्वली लाइकली है। अब जरा सोचिए कि यदि हमने एक माचिस की डिबिया के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार अंक अंकित किए और इसे उछाला, क्या इस स्थिति में भी प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की संभावना बराबर होगी? बिल्कुल सही। चूंकि फलकों के आकार भिन्न हैं, इसलिए प्रत्येक अंक की प्रायिकता भिन्न होगी। इसलिए यहाँ परिणाम समप्रायिक नहीं हो सकते। प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना इवेंट बनती है। जैसे जब हम पासे को घुमाते हैं तो इस यादृच्छ प्रयोग में परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना एक घटना है। इसी तरह 3 से अधिक संख्या प्राप्त करना या सम संख्या प्राप्त करना भी घटना है। चलिए 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना के बारे में बात करें। इस घटना के अनुकूल परिणाम फेवरेबल आउटकम्स है 4, 5, 6। इस तरह से यहाँ 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना के 3 परिणाम हैं, लेकिन इस प्रयोग में 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, इसलिए प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या का प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या से अनुपात उस घटना की प्रायिकता होती है। यहाँ 3 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/6 बराबर 1/2। यदि घटना निश्चित हो
जैसे पासे पर 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त होना, तो प्रायिकता 1 होती है। और यदि घटना असंभव हो, जैसे पासे पर संख्या 7 प्राप्त होना, तब प्रायिकता 0 होती है। लेकिन जब किसी घटना के होने की संभावना हो, जैसे 3 से अधिक संख्या प्राप्त करना, तब प्रायिकता 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होती है। इस तरह से किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या इससे अधिक लेकिन 1 या इससे कम होती है। अब चलिए संयोग और प्रायिकता के वास्तविक जीवन में प्रयोग से संबंधित कुछ स्थितियां देखें। चुनाव के दौरान मतदान करके आने वाले लोगों से उनका मत पूछा जाता है। जितने जवाब प्राप्त होते हैं, उनसे प्रत्येक प्रत्याशी के जीतने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है और इस आधार पर एग्जिट पोल बताया जाता है। मान लीजिए आपके बड़े भाई को किसी सरकारी परीक्षा में 85% अंक प्राप्त हुए हैं। यदि पिछली बार 85% प्राप्त करने वाले 2000 परीक्षार्थियों में 1800 छात्रों का चयन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आपके भाई का चयन होने की प्रायिकता 1800 बटे 2000 यानी कि 9 बटे 10 है। आप इस प्रकार की और स्थितियां स्वयं ज्ञात कीजिए। आज हमने संयोग और प्रायिकता के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम संयोग और प्रायिकता से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। एक डिब्बे में कुछ पर्चियां हैं जिन पर 11 से 17 तक की संख्याएं लिखी है। डिब्बे में से बिना देखे एक पर्ची निकालने पर उस पर एक सम संख्या यानी इवन नंबर लिखी होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। डिब्बे में कुल 7 पर्चियां हैं जिन पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इनमें से एक संख्या लिखी है। इसलिए यदि बिना देखे डिब्बे में से एक पर्ची निकाली जाती है तो हमें इनमें से एक संख्या प्राप्त होगी, यानी कि पर्ची निकालने के प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 7 है। यहाँ एक सम संख्या प्राप्त करना एक घटना यानी इवेंट है। चूंकि निकाली गई पर्ची पर सम संख्या 12, 14 और 16 हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है। किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है। इसलिए निकाली गई पर्ची में सम संख्या लिखी होने की प्रायिकता 3/7 होगी। अगला उदाहरण, हर्ष ने लॉटरी की 10 टिकट खरीदी। यदि लॉटरी में कुल 4500 टिकटों की बिक्री हुई होगी तो हर्ष को लॉटरी लगने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ लॉटरी के टिकटों की कुल संख्या 4500 है। प्रत्येक टिकट पर लॉटरी लगने की संभावना बराबर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 4500 है। इनमें से हर्ष ने 10 टिकट खरीदे हैं। इस तरह से हर्ष को लॉटरी तब लगेगी जब उसके द्वारा खरीदे गए 10 टिकटों में से किसी एक को चुना जाएगा। इस तरह से हर्ष के लिए लॉटरी लगने के अनुकूल परिणाम 10 है। हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है। इसलिए यहाँ हर्ष को लॉटरी लगने की प्रायिकता होगी 10/4500 बराबर 1/450।
अगला उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 3 सिक्के हैं। इन सिक्कों को उछालने के प्रयोग में 2 सिक्कों पर चित और 1 सिक्के पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो इस प्रयोग के परिणाम इस प्रकार है। इस तरह से 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 8 है। हमें 2 सिक्कों पर चित और 1 सिक्के पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इस स्थिति के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ ऐसी 3 स्थितियां हैं जब हमें 2 चित और 1 पट प्राप्त होगा, यानी कि इस प्रयोग में अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। चूंकि किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है, इसलिए यहाँ 2 सिक्कों पर चित और 1 सिक्के पर पट प्राप्त होने की प्रायिकता 3/8 है। तो आज हमने देखे संयोग और प्रायिकता से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे संयोग और प्रायिकता से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां। गलती 1, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को प्रायिकता मानना। कुछ बच्चे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी मानते हैं। जैसे यदि बच्चों से पूछा जाए कि यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यह परिणाम इस प्रकार हो सकता है जिनमें अनुकूल परिणाम सिर्फ 1 है। इसलिए बच्चे दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता 1 बताते हैं। यह एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि 2 सिक्के को उछालने के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 4 है तथा दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त करने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। इसलिए दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता 4 में से 1 यानी 1/4 है। गलती 2, प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि किसी घटना यानी इवेंट की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन यह एक गलत समझ है। किसी घटना की प्रायिकता 0 या इससे अधिक लेकिन 1 या इससे कम होती है। गलती 3, परिणाम का नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसी धारणा बना लेते हैं कि वे यादृच्छिक प्रयोग यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि सिक्के का ऊपर का भाग चित रखा जाए और फिर उसे उछाला जाए तो परिणाम चित ही प्राप्त होगा, या किसी विशिष्ट बल से पासा फेंका जाए तो वांछित अंक प्राप्त होगा। ध्यान रहे, न्याय संगत पासे के संदर्भ में परिणाम का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसलिए परिणाम की निश्चित प्रागुक्ति यानी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। ध्यान रहे, यदि पासा न्याय संगत यानी फेयर न हो तो वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह एक न्याय संगत यादृच्छिक प्रयोग नहीं कहा जाएगा। गलती 4, सभी परिणामों को समप्रायिक परिणाम यानी इक्वली लाइकली आउटकम समझना। कुछ बच्चों से यदि कहा जाए कि एक डिब्बे में
15 पर्चियां हैं। 15 में से 10 पर्चियों पर संख्या 1 लिखी है और 5 पर्चियों पर संख्या 2 लिखी है। यदि सभी पर्चियों में से एक पर्ची निकाली जाती है तो संभावित परिणाम सांप्रायिक है अथवा नहीं। तो बच्चे सोचते हैं कि पर्ची पर 1 या 2 इनमें से एक अंक लिखा होगा, यानी कि परिणाम इनमें से ही एक अंक होगा। इसलिए वे सोचते हैं कि प्रत्येक अंक प्राप्त होने की संभावना बराबर है, यानी कि परिणाम सांप्रायिक है। लेकिन यह एक गलत समझ है। यहाँ 10 पर्चियों पर संख्या 1 लिखी है और 5 पर्चियों पर संख्या 2 लिखी है। इसलिए 1 प्राप्त होने की संभावना 2 प्राप्त होने की संभावना से अधिक है। इसलिए इस स्थिति में संभावित परिणाम सांप्रायिक नहीं हो सकते। गलती 5, सांप्रायिक परिणामों की सही समझ न होना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पासे को फेंकने पर 6 प्राप्त होना कठिन है, जबकि 6 से छोटी संख्या जैसे 2 प्राप्त होना अधिक सरल है। यह एक गलत समझ है। पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से प्रत्येक अंक आने की संभावना बराबर है। इसलिए 6 प्राप्त होने की संभावना उतनी है जितनी 2 प्राप्त होने की संभावना है। तो आज हमने देखी संयोग और प्रायिकता से जुड़ी कुछ साधारण गलतियां।